गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर हमारी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारी लास्ट जो वीडियो चल रहा था उसमें हमने चर्चा की थी भारत के भूभागीय प्रदेश की चर्चा की थी और उसमें हम मुख्य रूप से भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग की चर्चा कर रहे हैं। भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग की चर्चा कर रहे हैं और समुद्र तटीय मैदानी भाग के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग को दिशागत आधार स्थिति के आधार मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। एक बार फिर मैप के माध्यम से देखते हैं। भारत का जो समुद्र तटीय मैदानी भाग है वो मुख्य रूप से कैसी स्थिति को दर्शाता है? कल हमने वीडियो में चर्चा की थी। कल का जो वीडियो था हमने बताया था कि इधर वाला भाग है उसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। और बच्चों, इधर वाले ये जो भाग है इसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। तो भारत के समुद्र तटीय मैदानी भागों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा कौन सा? पूर्वी तटीय मैदान। अब इन दोनों की डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये जो पश्चिमी तटीय मैदानी भाग है ये गुजरात से लेकर, ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं जहां जहां मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ मिलता है। कहां तक फैला हुआ मिलता है? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग जो है वो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ मिलता है। इस समुद्र तटीय मैदानी भाग का निर्माण जो हुआ है वो समुद्री धाराओं के द्वारा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर है। और आप देखेंगे जब हम भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपने क्या देखा था? पश्चिमी घाट देखा था। क्या देखा था? पश्चिमी घाट। तो बच्चों, समुद्र की लहरों के द्वारा, धाराओं के द्वारा यहाँ से और पश्चिमी घाट के बीच में जिस मैदानी भाग का निर्माण किया गया है उसी को किसके नाम जानते हैं? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। अब देखो, अलग अलग राज्यों में इसकी सीमाएं देखने को मिलती है। हमने आपसे चर्चा की थी कि ये जो समुद्र तटीय मैदानी भाग है कौन सा? विशेष हम चर्चा करें, गुजरात है, यहाँ पे आप देखेंगे महाराष्ट्र है, फिर आप देखेंगे कर्नाटक है, फिर आप देखेंगे गोवा आ जाएगा और फिर कौन सा आ जाएगा? केरल आ जाएगा। तो ये वाला जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग है मुख्य रूप से इन राज्यों की सीमाओं के सहारे फैला हुआ है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल नामक राज्यों की सीमाओं के सहारे फैला हुआ मिलता है। जबकि जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग है वो मुख्य रूप से हम देखेंगे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा हो गया और इधर आप जब देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आ जाए। तो ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है जो मुख्य रूप से इन राज्यों के सहारे अपनी सीमा बनाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग है, पश्चिम जो फैला हुआ है, अरब सागर के सहारे जो फैला हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, ग्रुप में तो इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। लेकिन अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे आगे जाके फिर क्या किया गया? अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। ये जो गुजरात के आसपास के एरिया, गुजरात की बाउंड्री, कच्छ की खाड़ी आ गई, यहाँ पे खंपात की खाड़ी आ गई, यहाँ गुजरात के सहारे जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसको बच्चों काठियावाड़ तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तक कहा जाता है। तो गुजरात की सीमा के सहारे फैले हुए समुद्र तटीय मैदानी भाग को काठियावाड़ तक कहते हैं। उसके बाद में ये जो महाराष्ट्र, यहाँ से कौन सा? महाराष्ट्र हो गया। तो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और कर्नाटक से लेकर गोवा तक ये जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है, कहां कहां पर?
महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और विशेष रूप से गोवा के सहारे, इन तीनों राज्यों के सहारे जो समुद्र के मैदानी भाग फैला हुआ मिलता है बच्चों, उसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, गोवा से लेके और ये जो कन्याकुमारी तक वाला भाग है, यहाँ तक गोवा से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक वाला भाग है, इसको बच्चों मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो पश्चिमी समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है उसको भी आगे जाके 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात के सहारे काठियावाड़ तट के रूप में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में कोंकण तट के रूप में, और गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक वाला जो भाग उसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के रूप में जाना जाता है। अब देखो बच्चों, जो मालाबार तट है ये नारियल उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहीं पर क्या पाया जाता है? कयाल पाया जाता है। एक विशेष स्थलाकृति देखने को मिलती है, पश्च जल के रूप में जो विशेष स्थलाकृति देखने को मिलती है उसको कयाल बोलते हैं। तो कयाल कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार तट पे पाए जाते हैं। नारियल उत्पादन के लिए कौन सा तट जाना जाता है? विशेष रूप से मालाबार तट जाना जाता है। तो ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग का छोटा सा विवरण। अब जैसे पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग मिलता है वैसे ही कौन सा मिलता है? पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग मिलता है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग के सहारे यहाँ मिलता है पश्चिमी घाट, और यहाँ क्या मिलता है? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है? कम है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने के कारण उस पश्चिमी घाट का बिल्कुल कगार के रूप में खड़ा हुआ, तीक्ष्ण घाट के रूप में खड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति का पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है उनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। लेकिन पूर्वी जो घाट है वो फूटे फूटे, छिन्न विच्छिन्न, नदियों के द्वारा जगह जगह से काट दी गई। तो ऐसी स्थिति के कारण पूर्वी समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है उनकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। यानी इनका जो महाद्वीप के सैल है, महाद्वीप में जो किनारा होता है वो अधिक विस्तार वाला होता है। तो जैसे पश्चिमी समुद्र के मैदानी भाग को 2 भागों में बांटा गया था, वैसे ही पूर्वी समुद्र तटीय भाग को भी अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपकी बुक के अनुसार इसको एक ही नाम दिया गया है। आपकी बोर्ड की जो बुक है उसके अनुसार पूरा जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग है उसको बच्चों कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो यहाँ से जो है गंगा नदी का मुहाना, तो गंगा नदी के मुहाने से लेकर ये कृष्णा नदी का डेल्टा है, गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी का जो डेल्टा है वहां तक के तट को क्या कहा जाता है? उद्गल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उद्गल तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से इसे जानते हैं। कहां से कहां तक? गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी का जो डेल्टाई भाग है वहां तक के भाग को उत्तरी सरकार तट या उद्गल तट के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर अंततः कहां तक? कन्याकुमारी तक वाला जो भाग है उसको फिर किसके नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग। अब देखो, समुद्र तटीय मैदानी भाग जो होते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो समुद्र तटीय मैदानी भागों का बहुत अधिक सामरिक महत्व होता है और हमारे भारत की स्थिति में भी ऐसी स्थिति है। तो इनके सहारे, समुद्र तटीय मैदानों के सहारे बंदरगाह पाए जाते हैं, पतंग पाए जाते हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र तट के सहारे मिलने वाला एक ऐसा स्थान जहां पर नौकाएं, जलयान, समुद्री यान आकर रुकते हैं। वहां पर माल का उतार चढ़ाव किया जाता है, मानव का लगान होता है, मानव का आवागमन होता है। तो ऐसे स्थानों को बंदरगाह या क्या कहते हैं? पतंग के नाम से जाना जाता है। तो इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के सहारे और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, दोनों मैदानी भागों के सहारे भारत में बंदरगाहों की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो कौन कौन से बंदरगाह उनसे चर्चा करते हैं बच्चों मेन रूप से। इनको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ से ध्यान देना आपको, और फिर हम चर्चा करेंगे बंदरगाहों। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, इस पश्चिमी समुद्र के मैदानी भाग के सारे जो मुख्य बंदरगाह पाए जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पे मिलता है कांडला बंदरगाह। गुजरात के अंदर मिलता है कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह मिलता है। उसके बाद में पेड़ बंदर के रूप में मिलता है जामनगर के रूप में। क्या मिलता है? जामनगर बंदरगाह मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको पोरबंदर बंदरगाह। कौन सा मिलेगा? पोरबंदर।
उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा सूरत। एक सूरत जो बंदरगाह है प्राचीन कालीन बंदरगाह, इसका ऐतिहासिक महत्व। भारत में सूरत और मुंबई दो ऐसे बंदरगाह है जिनका अंग्रेज कालीन शासन के दौरान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था या बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो सूरत आ जाएगा और सूरत के बाद में महाराष्ट्र में कौन सा आ जाएगा? मुंबई बंदरगाह। कौन सा आ जाएगा बच्चों? मुंबई बंदरगाह। आप देखिए कि मुंबई जो बंदरगाह है इसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जलयान आपका रुकते जाते हैं तो इसका दबाव बढ़ गया। तो इसके वर्कलोड को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में एक नया बंदरगाह स्थापित किया गया है और उसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू। नाहन शुआ भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नाहन शुआ बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। एक बंदरगाह आपका ये हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा मार्नो गोवा बंदरगाह। मार्नो गोवा बंदरगाह, ये एक बंदरगाह और हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे आ जाएगा आपका कोची या कोची बंदरगाह। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ मुख्य बंदरगाह हैं जो विशेष रूप से पश्चिमी समुद्र तट के मैदानी भाग के सहारे फैले हुए मिलते हैं। अब जैसे पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग के सहारे बंदरगाहों की स्थिति हमें देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह बच्चों पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग के सहारे भी बंदरगाह पाए जाते हैं। और ऐसे बंदरगाह कौन कौन से अपनी चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिए। एक तो यहाँ पे मिलता है हल्दिया बंदरगाह, पश्चिमी बंगाल के अंदर जो बंदरगाह मिलता है बच्चों वो क्या है? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह मिलता है? हल्दिया बंदरगाह। और उसके बाद में उड़ीसा के अंदर मिलता है बच्चों पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ मिलता है? उड़ीसा के अंदर मिलता है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले भाग में आ जाएगा आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आ जाएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह क्या आ जाएगा। तो ये तीन मेन बंदरगाह हैं। इसके साथ साथ में एक यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर फिर आ जाएगा कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा आ जाएगा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के नीचे सबसे हम तमिलनाडु के दक्षिण भाग में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा आ जाएगा? तूतीकोरन बंदरगाह। यहीं पे बच्चों एक और आएगा एन्नोर बंदरगाह है। कौन सा आएगा? एन्नोर आएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर नागापट्टनम आ जाएगा, मछलीपट्टनम आ जाएगा, मूसलीपट्टनम आ जाएगा। तो ये ऐसे बंदरगाह हैं जो विशेष रूप से किसके सहारे देखने को मिलते हैं? पूर्वी समुद्र की जो मैदानी भाग है उस पूर्वी समुद्र के मैदानी भाग के सहारे फैले हुए जो बंदरगाह उनमें से मुख्य बंदरगाह कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल के अंदर मिलने वाला हल्दिया बंदरगाह हो गया, उड़ीसा के अंदर मिलने वाला पारादीप बंदरगाह हो गया, आंध्र प्रदेश के सहारे विशाखापट्टनम हो गया, नागापट्टनम हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, मूसलीपट्टनम हो गया। तमिलनाडु में जो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? चेन्नई बंदरगाह के रूप में हो गया, उसके बाद में एन्नोर बंदरगाह के रूप में हो गया, उसके बाद तूतीकोरन। तो ये सारे के सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो विशेष रूप से पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग के सहारे फैले हुए मिलते हैं। तो ये बच्चों हमारे भारत का जो एक भू आकृतिक प्रदेश था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कौन सा? भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग, उनकी हमने चर्चा की। और समुद्र तटीय मैदानी भाग संबंधी ये जो हमारा वीडियो था वो यही समाप्त हो जाता है। अब बच्चों हम आगे चर्चा करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसकी चर्चा करने वाले हैं कि भारत का एक और भू आकृतिक प्रदेश है जिसकी हम चर्चा करेंगे। और भारत का जो दूसरा भू आकृतिक प्रदेश है वो द्वीप समूह के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? द्वीप समूह के रूप। यानी हमसे पहले हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा की है, उसके बाद हमने उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ा है, उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा की है, उसके बाद में पश्चिमी पूर्वोत्तर प्रदेश की चर्चा की, उसके बाद में समुद्र तटीय मैदानी भाग की, और अब अंत में हम भारत के अंतिम जो भू आकृतिक प्रदेश है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और अंत में जो भू आकृतिक प्रदेश है कौन सा है? द्वीप समूह। क्या है? द्वीप समूह। ये भी भारत का भू आकृतिक प्रदेश है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है? द्वीप का अर्थ समझना। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप का मतलब होता क्या है? क्योंकि जब तक हमारा द्वीप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमें द्वीप समूह का मतलब भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों द्वीप का मतलब होता है कि चारों ओर सागर से घिरा हुआ एक ऐसा स्थल मंडलीय भाग या छोटा स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी फैला हुआ मिलता है। भाई जिसके तीन ओर पानी मिलता हो तो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और इसके चारों ओर पानी मिलता हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना छोटा स्थल मंडलीय भाग होना चाहिए। बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर महाद्वीप भी हो सकता है। लेकिन छोटा स्थल मंडलीय भाग इसके चारों ओर पानी भरा उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो
तो बच्चों भारत की मुख्य भूमि तो है, इसके साथ साथ में भारत में द्वीप भी पाए जाते हैं और इन द्वीप समूह को आगे जाके क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। आपको बहुत अच्छे से पता है, इधर भी तो कौन सा सागर, अरब सागर, कौन सा है, अरब सागर, और भारत के पूर्वी भाग में यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों में, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दो प्रकार के द्वीप भारत में देखने को मिलते हैं। दो बड़े द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। उन दो बड़े द्वीप समूह किन किन नामों से जाना जाता है, तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे इस वाले भाग में जो द्वीप समूह मिलता है उसको तो बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या बोलते हैं बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जो बंगाल की खाड़ी में मिलता है उसको क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और जो अरब सागर में मिलता है बच्चों उसको कहा जाता है लक्षद्वीप समूह। क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। तो भारत में दो द्वीप समूह मिलते हैं, पूर्व की ओर मिलने वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम की ओर मिलने वाला लक्षद्वीप द्वीप समूह। दो द्वीप समूह पाए जाते हैं। आप इनमें से जब देखें द्वीपों के आधार पर जो छोटा है वो तो कौन सा, लक्षद्वीप है। इसमें लगभग 36 द्वीप पाए जाते हैं। कितने द्वीप पाए जाते हैं, 36 द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में टोटल लगभग कितने द्वीप मानेंगे, 36 द्वीप मानेंगे। और ये 36 द्वीप पाए जाते हैं बच्चों, उनका जो निर्माण हुआ है वो प्रवाल के द्वारा, भूकंप के द्वारा है। आपने प्रवाल भूमियों का नाम सुना होगा, कोरल रीफ का नाम सुना होगा। तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण जो हुआ है बच्चों, प्रवाल भूमियों के द्वारा, मूंगे की जो चट्टानें होती है उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और यदि हम देखें महाद्वीप, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकोय द्वीप है। कौन सा है, मिनिकोय द्वीप है, सबसे दक्षिण में है वो इसका सबसे बड़ा द्वीप। तो लक्षद्वीप जो समूह है भारत में प्रवाल से बनने वाला द्वीप समूह है और इसमें टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। मिनिकोय द्वीप इसमें सबसे बड़ा द्वीप है। और साथ साथ में आप एक चीज ध्यान और देंगे बच्चों, 10 डिग्री जो चैनल है वो इस लक्षद्वीप से ही निकलता है। इसको दो भागों में बांटा, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित था, लक्षद्वीप समूह से संबंधित। पूरब में जो हमारा द्वीप समूह फैला हुआ मिलता है बच्चों, उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह, इसमें द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप समूह की तुलना में क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ऐसा माना गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप मिलते हैं। इसमें कितने द्वीप मिलते हैं, 572 द्वीप मिलते हैं। कौन से समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और जैसे लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल और मूंगा के द्वारा हुआ था, इसके विपरीत अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका निर्माण पर्वतीय श्रृंखलाओं के पानी में डूब जाने के कारण हुआ। यानी जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला जो थी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, अब इसके बारे में पढ़ रहे थे, उसकी श्रृंखलाएं यहाँ आकर पानी में क्या हुई, जलमग्न हो गई, डूब गई। और डूब जाने के कारण जो थोड़े बहुत भाग जो ऊंचे बच गए, पानी से ऊपर उभरे हुए बच गए, उसी को किसके रूप में जाना जाने लगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके साथ साथ में बच्चों ये जो द्वीप समूह है इसमें ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो भी होता है और ज्वालामुखी उद्गार से भी यहाँ पे द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे बैरन नामक जो ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी है, बैरन नामक जो ज्वालामुखी है वो इसी पे नालकोंडम नामक द्वीप पर मिलता है। तो ये भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा, बैरन नामक ज्वालामुखी नालकोंडम द्वीप में पाया जाता है। अब आगे जाके बच्चों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी अध्ययन की सुविधा के आधार फिर दो भागों में बांटा है, उत्तरी द्वीप समूह के रूप में और दूसरा दक्षिण द्वीप समूह के रूप में। उत्तरी जो द्वीप समूह है उसको बच्चों अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है और दक्षिण में जो द्वीप समूह है उसे क्या कहा जाता है, निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है वो इसी द्वीप समूह से प्रारंभ होता है। निकोबार 6 डिग्री से चालू होता है और लगभग 6 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक अंडमान और निकोबार दोनों को क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान की। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इन दोनों द्वीपों में बहुत सारी प्रवाल भूमियां पाई जाती हैं, अवसाद पाए जाते हैं, गोलार्ध पाई जाती हैं, गुटिकाएं पाई जाती हैं और अब इन द्वीपों पर विभिन्न प्रकार के अवसादों की स्थिति या कचरे की स्थिति भी जमीनी देखने को मिलती है। तो ये जो द्वीप है बच्चों, ये आर्थिक दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन द्वीपों के कारण ही आज हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की ओर आर्थिक दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से अपना विशेष स्थान बना पाए। तो बच्चों ये हमारे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का अंतिम वीडियो था
जिसमें हमने समुद्र तटीय मैदानी भागों की चर्चा की और साथ साथ में भारत के अंतिम भूभाग प्रदेश के रूप में शामिल किए जाने वाले द्वीप समूहों की चर्चा की। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।